नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज हम सबसे बड़ा सवाल में बात करेंगे लॉकडाउन की। अब 3 दिन रह गए हैं, लॉकडाउन की अवधि 40 दिन हो जाएंगे। 3 मई को पूरे हमें घरबंदी में बैठे हुए। अब 3 मई के बाद जो घरबंदी है, जो लॉकडाउन है, वो कितना खुलेगा, कैसे खुलेगा, कहां कहां पर खुलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बात तो साफ हो गई है, अभी कोरोना का जो संक्रमण है, हमने चेन तो तोड़ी है। सरकार दावा कर रही है कि तीसरी स्टेज में हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रोज ब रोज ये आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है। अब 33,000 से भी पार कर गया है। तो पूरा लॉकडाउन तो खुलने नहीं वाला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने 14 दिन और लॉकडाउन, 3 तारीख के बाद 14 दिन और बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। उसके ऊपर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन अलग अलग तरीकों से बांटा जाएगा। जो रियायत भी मिलेगी, जो रिलैक्सेशन भी होगी, वो कुछ इलाकों में होगी, कुछ इलाकों में कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में भी ऐसे संकेत दे दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर खड़ा हो जाता है। ये अर्थव्यवस्था का पहिया, ये चक्का कैसे घूमेगा? और ये सवाल आप जानते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल देखते हैं, मैं लगातार उठा रहा हूं। जान की परवाह करनी चाहिए, कर रही है सरकार, लेकिन जहान पर भी तवज्जो तरजीह देनी होगी। 14 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्हें दिहाड़ी नहीं मिल रही है। लोगों तक राशन भी नहीं पहुंच पा रहा है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, आप जैसे, मेरे जैसे लोग, यहां पर भी नौकरियों पर तलवार लटक गई है। तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही हैं, डाउनसाइजिंग हो रही हैं। तनख्वाहें 20%, 30%, 40%, 50% तक भी कट रही हैं। और जो कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, ग्रामीण इलाके में ही सही, वो अभी कोई खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो बातें अब मैं कह रहा था, वही बात इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका यह कहना है कि देखिए, अगर लॉकडाउन चलता रहा तो आप जितनी जानें बचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा जानें भुखमरी के चलते भी जा सकती हैं। परमानेंट लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है। हमें रास्ता निकालना होगा। लॉकडाउन किया है, लेकिन इसको हमें स्मार्टली, इंटेलिजेंटली अब खोलना भी होगा। उन्हीं के सुर में सुर मिलाए हैं आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। उन्होंने कहा है कि देखिए, सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलने वाला है। आपको अर्थव्यवस्था खोलनी होगी, आपको टेस्टिंग और करनी होगी। 5 लाख लोगों को प्रतिदिन आपको टेस्ट करना होगा कम से कम। और दरअसल 20 लाख लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, अगर हम सही मायने में इस संक्रमण का पूरा अंदाजा लगाना चाहते हैं। और इकॉनमी तो खोलनी पड़ेगी, और वो सीधे गरीब वर्ग के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनके लिए 65,000 करोड़ रुपए के सीधा प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं। और इसके पीछे तर्क वो ये देते हैं कि हमारी जो जीडीपी है, वो लगभग 250 लाख करोड़ की है। उसमें से 65,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनिए रघुराम राजन क्या कह रहे हैं। डॉक्टर राजन, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़। 65,000 और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है। और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है, और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है, तो करना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना से ज्यादा नुकसान लॉकडाउन की वजह से होगा? बहुत अहम सवाल है। और क्या गरीबों के लिए 65,000 करोड़ रुपए देगी सरकार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बैंकर रह चुके हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, जफर इस्लाम। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। इसके अलावा जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना मेरे साथ हैं। भुवनेश्वर से
बीजेडी के राज्यसभा सांसद, करियर ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, डॉक्टर अमर पटनायक मेरे साथ हैं, और इसके अलावा कुछ मजदूर मेरे साथ जुड़ेंगे मुंबई से भी। तो जफर इस्लाम, लॉकडाउन की मियाद 3 दिन बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं अभी लॉकडाउन और चलने वाला है। लेकिन ये लॉकडाउन चलेगा तो अर्थव्यवस्था का पहिया जो पहले ही धीमा हो चुका था वो और बिल्कुल जाम हो जाएगा। अभी जो आज का ही आंकड़ा आपको बता दूं, 8 कोर सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े आए हैं, जो औद्योगिक उत्पाद के आंकड़े हैं, वो -6.5, पिछले महीने 7.1 था, -6.5, यानी कि पहिया पूरी तरीके से जाम हो चुका है। ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये तो सबको मालूम है। उसमें अगर कोर सेक्टर का ये नंबर है तो वो भी सबको मालूम है कि इस महीने में इस तरह का ही नंबर आएगा, कोई और दूसरे इसमें पॉजिटिव 7.6 तो आएगा नहीं। तो ये तो सबकी जानकारी में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है सिचुएशन की। देखिए, 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो है कि अगर इसको सबसे पहले कंटेन करना था, जो इसमें सरकार कामयाब हुई है, और आपके आंकड़े आपके सामने है, हॉस्पिटल में बेड खाली है, सिचुएशन आपको सामने दिख रहा है कि ये और टेस्टिंग के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो टेस्टिंग भी आप देखिए हर दिन बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और जो जितना ज्यादा टेस्टिंग हुई थी, लोग कह रहे थे ज्यादा टेस्टिंग होगी तो ज्यादा जो लोग जो है उसमें विक्टिम पाए जाएंगे कोरोना के, लेकिन उसके उल्टा जो है घर दर घटे हैं। टेस्टिंग हो रही है, अब आप टेस्टिंग की बात मत कीजिए, कितनी टेस्टिंग हो रही है जफर इस्लाम? अब बात कर रहा हूं मैं इकोनॉमी के बारे में। देखिए, जहां तक इकोनॉमी की बात है, सरकार बिल्कुल अच्छे से समझ रही है। हमारी जो 65,000 आप जो बता रहे हैं करोड़, 65,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं, हमने 1.7 लाख करोड़ ऑलरेडी अनाउंस किया है, जो कि 20% जो है देश की जो आबादी है, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए किया है। उसके बावजूद सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पे और भी करेंगे, इनको किसी तरह से भी किसी कठिनाइयों से नहीं गुजरने देंगे। तो ये बिल्कुल साफ है, चाहे वो 65,000 वो कहे या फिर सरकार ने तो और उससे ज्यादा करके दिया है, और करने के भी संकेत दिए हैं। जहां तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ है, देखिए अभी लॉकडाउन अभी 3 दिन है, 3 दिन के बाद जरूर सरकार इसके बारे में चिंतित है। इसलिए प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा जान और जहान दोनों के बारे में, तो जान ने तो बचाने में कामयाब है, अब जहान की तरफ उनकी चिंता है। अब आपने 65,000 करोड़ के ऊपर आपने 1,70,000 करोड़ का आंकड़ा बता दिया। अगर मैं ये कहने लगूं जीडीपी का 10 से 15% सारे पश्चिमी देश, पूरा यूरोप, पूरा यूएस दे रहा है, आप 0.5%, आधा फीसदी भी नहीं दे रहे। नहीं, मैं संदीप जी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो अगर बैठे होंगे आपके प्रोग्राम में तो ये बात को जरूर समझेंगे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज में फर्क है। हमारे समस्याएं अलग है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये नहीं करूंगा कि 5% और 3% और 2% और 10% ऑफ जीडीपी, बट ये जरूर कहूंगा कि सरकार बिल्कुल इस बारे में चिंतित है और सरकार सही से फैसले लेगी। सारे चीज को ध्यान रख रही है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में आरबीआई ध्यान अगर रख रही है, नौकरियां जा रही हैं, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, मेरा आंकड़ा नहीं है, सीएमआई का आंकड़ा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। मैं उस बारे में सवाल पूछ रहा हूं जफर, और आप जानते हैं मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं आप उसी का जवाब दे रहा हूं कि ये कहना कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां टेम्पोररी बंद हुई, कोई चीज टेम्पोररी बंद हो रही है, उसमें आज जब लॉकडाउन खत्म होगा, जो अगर लिक्विडिटी की जरूरत है, सरकार देखिए अब तक जो फैसले से कई कॉर्पोरेट को लिक्विडिटी मिल चुकी है, जो TLTRO जो है वो उससे कई लोगों को मिली है लिक्विडिटी, और भी जो एमएसएमई सेक्टर के लिए लिक्विडिटी के प्रावधान करेगी सरकार, ताकि ये काम इमीडिएटली शुरू हो। मैंने इसीलिए, एक मिनट गौरव वल्लभ, मैंने इसीलिए 8 कोर सेक्टर्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े दिए, -6.5। अभी तक 4 दिन पहले तक बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि देखिए IMF भी कह रहा है 1.9%, 1.9% पर हमारी विकास दर रहेगी, अगले साल 7.4 हो जाएगी। हमारे ही मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम, वो ये कहते हैं कि IMF के आंकड़े तो बिजार हैं, मिस्टिफाइंग है, ये बड़े रहस्यमयी हैं, बड़े ही अचरजपूर्ण हैं। वो कह रहे हैं कि ये 3-4% माइनस में ग्रोथ चली जाएगी। और यहां पर अगर
हम चक्का नहीं चलाएंगे और चक्का नहीं चलता दिख रहा है। तो जो नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे भुखमरी से मर जाएंगे, क्या ये बड़ा संकट है जिस ओर इशारा कर रहे हैं नारायण मूर्ति? जी, समस्या क्या हुई संदीप जी कि आज अप्रैल का अंतिम दिन है और आज हम लोगों को, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय और लोअर इनकम ग्रुप को सैलरी मिलती है। अब मुझे आप ये बताइए, जो 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खोया है वो आज के दिन उनको कहां से सैलरी मिलेगी? और वो सैलरी नहीं मिलेगी तो वो मई मंथ में कैसे खाना खाएंगे, ये सरकार नहीं सोच रही है। और 65,000 के ऊपर 1,70,000 कर दो। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, नहीं आंकड़ों में जाना पड़ेगा। एक मिनट, नहीं रुकिए। देखिए डिबेट शुरू हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने रघुराम राजन के साथ एक बातचीत की, उसमें 65,000 करोड़ का आंकड़ा अगर रघुराम राजन देते हैं तो यहां पर जफर इस्लाम अगर ये कहें कि उन्होंने 1,70,000 करोड़ का पहले ही पैकेज दिया है जो गरीबों के खाते में पैसे जा रहे हैं, मनरेगा के लिए जा रहे हैं, महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, तो उनकी फिगर को आप रिबट कीजिए। नहीं, मेरा एक ही सवाल है, उनकी फिगर वो मानेंगे नहीं। आपके दर्शकों को पूछता हूं, क्या 1,70,000 करोड़ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके खातों में पैसे डलवाने के लिए किए थे? उसमें मेडिकल भी था, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, उसके अंदर और भी कई सारे खर्चे थे। तो इसलिए मैं इस बारे में अभी बोलूंगा, ये भाई साहब जो हैं भाजपा के, वो समझ नहीं पाएंगे या जानबूझ के नहीं समझेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं 7,500 रुपए प्रत्येक जनधन खाते में, प्रत्येक पेंशनर खाते में, प्रत्येक पीएम किसान खाते में डाले, नहीं डाले। अब 14 करोड़ लोगों के रोजगार की बात आई, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब डेवलपिंग और डेवलप का भेद करेंगे। अरे भाई, जीडीपी का प्रतिशत डेवलपिंग का नेचुरली ज्यादा होगा, डेवलपिंग का कम होगा, डेवलप का ज्यादा होगा। इस तरह गुमराह मत कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। और ये फिस्कल डेफिसिट, इंटरनेशनल रेटिंग, बाहर में जाए ऐसी रेटिंग, बाहर में जाए ऐसा छात्र, अगर गरीब के घर में खाना नहीं मिल रहा, रेटिंग और छात्र। जी एक मिनट जफर, अभी सिर्फ थोड़ा सा आवाज ठीक कीजिए गौरव वल्लभ की। डॉक्टर अमर पटनायक, क्या हम, और ये सवाल मैंने 4 दिन पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत ही इस सवाल से की थी कि क्या ये लॉकडाउन खोलने की बात, वो पुराना फलसफा है ना, फ्रेज है अंग्रेजी में, हु विल बेल द कैट, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब ये लॉकडाउन तो कर दिया, लॉकडाउन खोलेगा कौन? अब कोई खोलने को तैयार नहीं कि नहीं फिर से स्पाइक कर जाएगा। वो 33,000 पर आंकड़ा है, पर लॉकडाउन नहीं खुलेगा अगर हम बेल नहीं करेंगे कैट को, तो आर्थिक गतिविधियां नहीं चलेंगी और जो ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, ये कम नहीं होने वाली हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे करके लोग सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी बातें कहने लगे हैं। अब फिच या मूडीज भी जो 5.6 या 2.5 विकास दर की बात कर रहे थे, वो भी आ गए 0.2% पर। अब कुछ ही दिनों में नेगेटिव ग्रोथ रेट पर भी आ जाएंगे, जिसका इशारा अरविंद सुब्रमण्यम ने कर दिया है। दीज आर क्रिटिकल टाइम्स एंड दीज आर क्रिटिकल क्वेश्चंस। संदीप जी, एक्चुअली संदीप जी देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये ऐसा एक वायरस है जो कि भाई आप लॉकडाउन अभी कर दिए और उसको कंटेन करके फ्लैटन कर दिया कब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर बाद में जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो ये वायरस फिर वापस नहीं आएगा। और तब लॉकडाउन फिर किया जाएगा तो पूरा डिवास्टेटेड हो जाएगा हमारा इकोनॉमी। तो इसलिए शायद सरकार डर रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी 14 करोड़ आपने बताया जो बेरोजगार हुए हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितने लोग हमारा पॉवर्टी के ऊपर आ गए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से, ये अभी कितने लोग उसके पॉवर्टी लाइन के बिलो अभी चले गए हैं। और जो चले गए हैं उनके लिए हंगर, जो हमारा एनीवे हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत नीचे था वर्ल्ड इंडेक्स, बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से देखा जाए कि तो भारत में अभी भी हंगर इज एन इशू, और ये लॉकडाउन के वजह से ये और भी एग्रेवेट हो गया है। तो अभी हमको ये करना पड़ेगा कि जो नरेगा है, नरेगा में अर्थ मंत्री ने 1,70,000 करोड़ के अंदर में नरेगा का पैसा बढ़ा दिए, लेकिन काम नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था।
तो नरेगा में अभी काम लाना पड़ेगा, 100 डेज को बढ़ा के 200 दिन करना पड़ेगा, और बाकी जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जो नरेगा में इंक्लूडेड नहीं है, कवर्ड नहीं है, जो माइग्रेंट लेबरर्स अभी अपने घर आ गए हैं वो भी कवर्ड नहीं थे, उनको भी कवर करना पड़ेगा। तो नरेगा के थ्रू पैसा अभी डायरेक्टली हाथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपका बात सही है कि फॉरेन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें 10% तक अपने जीडीपी के उसमें खर्चा किए। मेरे ख्याल में इंडिया में इन पर और भी ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का पुश है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कीनेशियन पुश करना पड़ेगा, कीन्स का जो है गवर्नमेंट सेक्टर लेड करना पड़ेगा और वो नरेगा सही होगा। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, अभी देखिए उड़ीसा में 4.5 लाख करोड़ जितने भी लोग हैं उनमें से 3.3 लाख करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इन्वॉल्व कवर्ड है। हम चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जितने बाकी लोग हैं उनको भी हम लोग देंगे 3 महीने तक, जून महीने तक जितना भी चाहिए पीडीएस के अंदर देंगे और 1,000 रुपया देंगे। तो इसमें से आपको पता लगता, मैंने 1,000 करोड़ हुआ, वो 924 से 925 करोड़ हुआ उड़ीसा में 3 महीने के लिए। तो सारा देश में अब किया जाएगा तो कितना पैसा लगेगा, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एग्रीकल्चर से ही शुरू होता है। बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने अपनी बात रखी। इकोनॉमिक एक्टिविटी विजय सरदाना अगर शुरू नहीं होगी तो रास्ता क्या निकलेगा? और आप खास एमएसएमई सेक्टर के अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं, आप उसको अंदर तक जानते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लगभग 11 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब ये 11 करोड़ लोग, एमएसएमई सेक्टर तो पूरी तरह से तबाह हो गया। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, आप कहेंगे कि शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं। वहां पर आपने रिवर्स रिपो कम कर दी, 90 बेसिस पॉइंट्स पहले कम की थी, 6,90,000 करोड़ आए, उसमें से 25,000 करोड़ देने को तैयार थे। अब 25 बेसिस पॉइंट और कम की कि और पैसा आ जाएगा, पर नहीं मिल रहा है। एनबीएफसीज को पैसा नहीं मिलता, वो एमएसएमई सेक्टर तक पूरा पैसा नहीं जा पा रहा है। उसके ऊपर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं कि भाई उनकी मोटी मोटी 15 से 30,000 की उनकी आमदनी होती है हर महीने। उसको 15,000 में बेस मान लूं तो सबको अगर 15,000 रुपए भी दे दिए जाएं हर महीने के, तो खर्चा कितना आता है? 15,000 करोड़। ये फैसले लेने पड़ेंगे ना अब सरकार को, कि सरकार अभी इन बातों पर चुप्पी साधे बैठी रहेगी। विजय सरदाना, देखिए संदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके 1 हफ्ते के बाद ही हमने एक कॉन्सेप्ट नोट दिया था सरकार को कि देखिए लॉकडाउन तो हटाना पड़ेगा, यह हमेशा के लिए हो नहीं सकता। इसलिए हमने सरकार को कहा था कि आप अभी से देश में जोनिंग और कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू करिए। जहां जहां पे केसेस सामने नहीं आ रहे हैं उसको ग्रीन जोन डिक्लेयर करिए, वहां पे कंटेमिनेटेड एरिया से मूवमेंट लोगों का बंद करिए और वहां पे आप नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करिए ताकि लोग बाजारों में जा सकें, रेस्टोरेंट्स हो सके, बाकी काम हो सके, ताकि लोग जो लोअर तबका है, जो डेली वेजेस वाला है, उसको काम मिलता रहे। लेकिन हमने जोनिंग में अभी तक कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो भी कंफ्यूज स्टेट में है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको करना कैसे। मेरा रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए आपको जोनिंग और कंपार्टमेंटलाइजेशन मैंडेटरी है। उसके अलावा आप कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं विजय सरदाना। बीच में रोकना चाहूंगा, बड़ी मांग हो रही थी कि जो मजदूर हैं, फंसे हुए हैं, छात्र हैं, सैलानी हैं, उनको अपने घरों तक जाने की इजाजत दी जाए। कल गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर भी पास कर दिया, लेकिन कंफ्यूजन अब भी है। वो जाएंगे कैसे? बसों का इंतजाम कौन करेगा? बसों में जा पाएंगे क्या? ट्रेन से क्यों नहीं? नीतीश कुमार ने कह दिया लाखों लोग हमारे बॉर्डर तक पहुंचा दो, उसके बाद अंदर लेंगे, लेकिन वो दिल्ली या मुंबई से या कोटा से लेकर नहीं आएंगे। तो कंफ्यूजन तो अभी भी बनी हुई है। देखिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आज कोटा रेलवे स्टेशन से सीधा पटना के लिए नॉन स्टॉप अगर ट्रेन चल जाती है और जितने पटना या बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा जाए कि आप सीधा पटना की ट्रेन में बैठेंगे, वो कहीं रास्ते में नहीं रुकेगी। इसी तरह से कोई बॉम्बे की होगी, कोई जयपुर की होगी, कोई भोपाल की होगी, आप रेस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल के लिए स्पेशल ट्रेन चला दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? सोचना क्या है? इस समय और तो रेलवे कुछ कर नहीं रही। या तो सामान की ढुलाई हो रही है
या आप ऐसे बिल्कुल ठीक बात है। जफर इस्लाम स्क्रीन पर। जफर देखिए, बात समझिए, हम जो अलग अलग सेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं ना, कि भाई आर्थिक गतिविधियां शुरू हों, होटल्स की बात हुई। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 10 में से 4 होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो ईटिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो बंद हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, वो आगे कभी धंधा ही नहीं कर पाएंगी। सिविल एविएशन की दिक्कत है, होटल्स की दिक्कत है, सड़कों पर काम नहीं हो रहा, रियल एस्टेट सेक्टर और ज़्यादा गर्त में जाता जा रहा है। ये तमाम दिक्कतें हैं। आज की तारीख में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और फार्मा सेक्टर के अलावा कहीं पर भी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। इसे तो स्टार्ट करना होगा ना, कि नहीं करना होगा? देखिए संदीप जी, जब लोग ये कहते हैं कि इनडेफिनेट लॉकडाउन होगा, ये कैसी बातें कर रहे लोग? भाई ये तो टेम्पररी लॉकडाउन है। ये बार बार सरकार ने भी इसके संकेत दिए, कोई परमानेंट लॉकडाउन तो है नहीं। जाहिर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, उसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको सही अनाउंसमेंट आएगा और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जल्दी शुरू होगी। बहुत सारे जगह खोले जाएंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि अगर रेट कम हो रहा है, जो इतने टेस्टिंग करने के बाद भी जो है विक्टिम जो है कम है, तो जाहिर है कई डिस्ट्रिक्ट उसमें जो है बिल्कुल एकदम एक भी वहां पर ऐसे केस नहीं है। कैसे डिस्ट्रिक्ट 10-12 दिन में एक भी केस नहीं आया है। तो सबका सरकार के पास डेटा है, ब्यौरा है, और सरकार एक बहुत अच्छे प्लान को पेश करेगी जल्दी, जिससे लॉकडाउन भी खत्म रहेगा, हटेगा, साथ साथ इकोनॉमिक प्लान है भी सरकार के पास, प्लान है भी। बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल है सरकार। कौन कहता है कि सरकार के पास प्लान नहीं है? ये नहीं, उसकी कोई बानगी दिखाई नहीं देती। 36 दिन बाद यकायक सरकार को लगता है अब लोगों को जाने देंगे, मजदूरों को अपने घर जाने देंगे। 36 दिन लग जाते हैं। या तो ये पहले दिन हो सकता था, ये नहीं करना चाहिए था कि अभी वहीं बने रहिए। 36 दिन बाद याद आता है। देखिए, जब ये बहुत पीक होने वाला था, उस पीरियड में इस तरह के प्रिकॉशंस लेने जरूरी थे। आज उस प्रिकॉशंस के बेसिस पे ये नंबर्स, आंकड़े आपके सामने जो दुनिया सराह रही है। अब ये आगे भी जो कदम उठाए जाएंगे सरकार द्वारा, उसको भी दुनिया सराहेगी। इकोनॉमिक पूरा कॉर्पोरेट इंडिया अभी बेल आउट की बात कर रहा है सरकार से। गौरव वल्लभ वो गारंटी की बात कर रहे हैं कि बैंक अभी लोन दे नहीं रहे हैं, सरकार को गारंटी देनी होगी, सरकार की तरफ से गारंटी आ जाएगी तो बैंक हमें लोन दे देंगे। लेकिन सरकार अभी ये बात नहीं कह रही है। पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री साफ कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी है। अब अच्छी है अर्थव्यवस्था, आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं कि अच्छी नहीं है, हालत बिगड़ती जा रही है अर्थव्यवस्था की। मैं 2-3 तथ्य रखना चाहूंगा। पटनायक साहब ने बोला मनरेगा वर्कर्स की बात। पटनायक साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर को एडवांस सैलरी दे दो 3 महीने की, बाद में सेट ऑफ कर लेना। इन्होंने कहा काम नहीं है इसलिए दिक्कत है। हमने तो सुझाव दिया था। फिर सरदाना साहब ने एमएसएमई की बात करी। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए पे चेक प्रोटेक्शन की जरूरत है, वरना लोगों को एमएसएमई में 11 करोड़ लोग 11 करोड़ लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय है, जो कि 44 करोड़ लोगों का, एक परिवार में अगर 4 लोग माने तो 44 करोड़ लोगों का भरण पोषण करते हैं। उनका पे प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। आज उनकी सैलरी का दिन है, आप नहीं दोगे तो कैसे अगले मई महीने में खाना खाएंगे? और तीसरी बात, बार बार मैंने भी ये बात उठाई है कि सरकार क्यों झिझक रही है, एक बड़ा पैकेज क्यों नहीं लेके आ रही? क्या प्रॉब्लम है? अगर साधन नहीं है तो डेफिसिट करें और अगर लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो रूरल इंडिया में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी तो वापस प्रोडक्शन का चक्कर आगे चलना चालू होगा। ये इतनी बात क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या उसके पास प्लान है? मैं तो कुछ नहीं समझ। नहीं, संक्रमण भी रोकना है। देखिए, प्लान बेसिक ये है कि पहले जान पर तवज्जो दे रही है सरकार की, जान बचानी है। अमर पटनायक, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास स्वीडन का एग्जाम्पल है, साउथ अफ्रीका का है, हमारे पास दुबई का एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां भी खोली गई, चलाई गई, और वहां पर ग्राफ भी फ्लैटन करने में ये देश कामयाब हुए। अब बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। संदीप जी, आप ठीक कह रहे हो। द पॉइंट यहाँ पे जो है, हमारा भारत में जो सिचुएशन है 63 to 65 की 70% तक इनफॉर्मल सेक्टर में है। आप देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में कौन काम कर रहे हैं, वो जनरली कौन सा सेक्टर है? टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, गेम्स ज्वेलरी है, वो उसी सेक्टर में है, और टूरिज्म है,
वो तो बंद हो गया है। लेकिन ये जो फैक्ट्री से माइग्रेंट लेबर सूरत से, गुजरात से, महाराष्ट्र से अभी आ रहे हैं, इस बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल में, अभी आप सोचिए वो फैक्ट्री अभी शुरू होगा कैसे? लॉकडाउन खोलने के बाद भी ये लोग नहीं जाएंगे तो वो फैक्ट्री शुरू होगा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा क्या? ये एक बड़ा कठिन समस्या होने वाला है। मैं कह रहा हूँ आप लाइन ऑफ क्रेडिट दे दीजिए, फिर भी नहीं होगा। दूसरा चीज है कि ये रूरल क्रेडिट जो है आप पुश कर रहे हो, लेकिन लोगों के पास जो ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करने का प्लान तो होना चाहिए कि ये एसेट क्रिएट होने पे बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड रह गई है विजय सरदाना। हम जितना डिले करेंगे ये पहिया उतना ही जाम हो जाएगा, जो बात यहां पर अमर पटनायक कह रही थी। बिल्कुल सही है। देखिए 3 लेवल पे काम की जरूरत है। एक तो जैसा मैंने कहा कि सरकार इस चीज को प्लान नहीं कर सकती क्योंकि ये बीमारी है, आपको नहीं पता कब कहां किधर से निकलेगी। तो इसलिए आपका एक एसओपी होना चाहिए कि कहां कहां और कैसे कैसे इस एरिया में काम शुरू होगा। लिक्विडिटी के साथ साथ हमने ये कहा कि जहां पे माइग्रेंट लेबर चली गई और वापस आना चाहती है, वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए कि जो लेबर वापस जाना चाहती है वो अपना जरा मैसेज भेज दे एक पर्टिकुलर नंबर पे, ताकि ये पता रहे कि उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से कहां गाड़ियां जानी है और स्टेशन टू स्टेशन एंड टू एंड ट्रेन चला के उनको वापस भेजा जाए। तो यहां पर कई लेवल्स पर सरकार को काम करना होगा, कई जगह मोर्चे खोलने होंगे। सरकार ने साहसिक काम किया है, लॉकडाउन अनाउंस करके एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से किस तरह से हम इकोनॉमी का पहिया फिर से घुमाएंगे, ये भी एक और बड़ी चुनौती सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। अब इसे भी एड्रेस करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।